हेलो स्टूडेंट, मनोज सर। आज हम लोग क्लास 10th के एग्रीकल्चर्स का अंतिम लेक्चर देखेंगे। इस लेक्चर्स के द्वारा ये चैप्टर आपका समाप्त होगा, जो इस लेक्चर का 12वां लेक्चरवा होगा। तो देखते हैं, आज देखना है कृषि का आधुनिकीकरण, यानी हमारी जो कृषि है उसका आधुनिकीकरण कैसे हुआ या कौन कौन से प्रयास किए जाए जिसके तहत कृषि का आधुनिकीकरण किया गया। तो कृषि में आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइज्म इन एग्रीकल्चर्स। तो भारत सरकार द्वारा यानी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कृषि के आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए गए हैं। उन प्रयासों की एक सूची बनाने के लिए आपके एक्सरसाइज पे आती है, तो वही सूची तैयार करना है। तो भरसक प्रयास किए गए, उन प्रयासों को लिखना है और एक दो के सेंटर के बारे में जानना है। तो पहला कार्य किया गया, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का गठन किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का गठन किया गया, यानी इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, इसमें एक चीज़ समझना है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। दूसरा, कृषि में आधुनिकीकरण के लिए कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। वर्तमान समय में आपको समझना है, हमारे उत्तर प्रदेश में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं और एक डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय है। डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय यानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, और 5 जो है कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थापित हैं। इसमें एक अभी फिलहाल इसी लगभग सितंबर माह में प्रधानमंत्री द्वारा बुंदेलखंड में एक कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। तीसरे नंबर पे अगर अगला देखें तो पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्र, पशु चिकित्सा सेवाएं व पशु प्रजनन केंद्रों की स्थापना किया जाना, यानी जो वेटनरी है, वेटनरी सर्विस एंड एनिमल ब्रीड, मतलब एक प्रकार से एनिमल ब्रीडिंग सेंटर, प्रजनन केंद्रों की स्थापना की गई। इसके साथ चौथा अगर देखें तो बागवानी विकास, बागवानी विकास, इसमें आपको याद रखना है बागवानी के कार्यक्रम को हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, हॉर्टिकल्चर याद रखना है, कभी भी पूछा जा सकता है बागवानी को और वैज्ञानिक नाम या इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो बागवानी को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। ओके। 5 नंबर पे अगर देखें तो मौसम विज्ञान और मौसम का पूर्वानुमान, मौसम विज्ञान व पूर्वानुमान, मौसम के पूर्वानुमान हेतु संस्थान को लगाना या अनुसंधान को विकसित करना, अनुसंधान का विकास, यानी कि मौसम का पूर्वानुमान लगाना या मौसम विज्ञान के डेवलपमेंट हेतु रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाना, यानी कि एक प्रकार से जो हमारा मोट्रोलॉजी है, मेट्रोलॉजी है, मौसम विज्ञान है, उसके अनुसंधान हेतु रिसर्च सेंटर आदि स्थापित करना। ये हो गए भारत की कृषि के आधुनिकीकरण के लिए किए गए प्रयास या इंस्टीट्यूशंस प्रयास हैं, संस्थागत प्रयास हैं। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं जो कहलाता है वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। वैश्वीकरण का कृषि पर
प्रभाव, तो सीधे सी बात कहें तो इसमें कहेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर्स पर इस ग्लोबलाइजेशंस का या वैश्वीकरण का क्या इफेक्ट पड़ा या क्या प्रभाव पड़ा। तो हम लोग प्राचीन काल से ही देखें तो भारत में कृषि के लिए या एग्रीकल्चर्स के क्षेत्र में वैश्वीकरण चल रहा था, क्योंकि अंग्रेज़ों के आने से पहले भी भारत के जो स्पेसीज़ हैं, मसाले हैं, वो यूरोप तक जाते रहे। यूरोपीय कंपनियां इसी मसाले के व्यापार के उद्देश्य से यहाँ आई थी। धीरे धीरे वह मसालों के साथ साथ कॉटन, इंडिगो यानी नील, कॉटन मतलब कपास, कपास और नील की खेती के लिए भी यहाँ पर केंद्रित हुई और कपास और नील की खेती के माध्यम से या इस पर अपना नियंत्रण करने के लिए भारत को अपना केंद्र बनाया या सेंटर बनाया। इन्होंने नील की खेती के लिए पहले बंगाल का एरिया चुना और जब वहाँ बंगाल में विद्रोह हुआ तो बिहार पर इन्होंने नील की खेती के लिए केंद्र बनाया। और आपको पता है बिहार में भी चंपारण सत्याग्रह नील के किसानों द्वारा किया गया एक विद्रोह था। तो प्राचीन काल से ही भारत में इसके लिए ग्लोबलाइजेशंस का प्रयास होता रहा है, ठीक है। लेकिन इस ग्लोबलाइजेशंस की बात करें, इस नील की खेती की बात करें, तो इस नील की खेती का जो इफेक्ट है वह 1990 के बाद की हमें बात करना है, क्योंकि आपको पता है कि 1990 के बाद भारत में वैश्वीकरण को छूट प्रदान की गई थी। तो 1990 के बाद अगर वैश्वीकरण की बात करें तो भारत जो है कुछ महत्वपूर्ण क्रॉप्स का एक प्रमुख उत्पादक है। जैसे आप देखें राइस यानी चावल, कॉटन यानी कपास, रबर, टी यानी चाय, कॉफ़ी, जूट और स्पीसीज, इन सब का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भी भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों यानी वर्ल्ड के जो डेवलप कंट्रियां हैं उन डेवलप कंट्रियों से कंपटीशन करने में, प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं। समझ आया? जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट, स्पीसीज, मसाले आदि के उत्पादन में बहुत अच्छा है, स्थान रखती हैं या मुख्य उत्पादक देश हैं। इसके बावजूद भी वह जो है क्या है, जो डेवलप कंट्री हैं उन डेवलप कंट्रियों से कंपटीशन करने में पीछे हैं या असमर्थ हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो डेवलप कंट्रियां हैं वह अपने देश के किसानों को सब्सिडी यानी सहायकी प्रदान करते हैं, जिसके कारण वह जो है भारतीय किसानों से अधिक सुविधाएं प्राप्त करते हैं और अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। भारत की एग्रीकल्चर की बात करें तो भारतीय कृषि जो है वो ऐसे दोराहे पर खड़ी है यानी क्रॉस रोड पर खड़ी है जहां पर सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारना बहुत कठिन है। यानी जो सीमांत का मतलब है जो मार्गनेट्स हैं और स्मॉल फार्मर हैं उनके लिए एक प्रकार से कहें तो उनकी स्थिति सुधारने पर जोर देने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि भारतीय कृषि को अगर हम लोग सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं तो पहला काम करना होगा कि जो हमारे सीमांत यानी कि मार्जिनल और जो स्मॉल फार्मर हैं उनकी कंडीशंस को सुधारने का प्रयास किया जाना चाहिए। भारत में एक प्रयास किया गया हरित क्रांति के माध्यम से कि भारतीय किसानों की स्थिति को सुधारा जा सके, लेकिन आप जानते हैं हरित क्रांति यानी जो ग्रीन रिवोल्यूशंस है उसका एक क्षेत्र जो है एरिया बहुत लिमिटेड था, एरिया बहुत सीमित था। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही मुख्यतः सीमित था। दूसरी चीज़, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशंस बढ़ने के कारण यानी रासायनिक खाद कीटनाशकों का प्रयोग और अत्यधिक सिंचाई के कारण कुछ समस्याएं हुई, जैसे भूगों का जो भूमिगत जल है, अंडरग्राउंड वाटर है, उसका सूखना
यानी कि एक प्रकार से कहें कि लगातार सूख रहे हैं। जैव विविधताएं हमारी समाप्त हो रही हैं, यानी एक प्रकार से जो हमारी वैनिसिंग बायोडाइवर्सिटीज़ हैं, जो बायोडाइवर्सिटीज़ हैं उनकी जो विविधता है, डाइवर्सिटीज़ है, वह लुप्त हो रही है। और लैंड डिग्रेडेशन, भूमि निम्नीकरण बहुत तेज़ी से हो रहा है, यानी हमारी जो भूमि है वो फर्टिलाइजर्स के उपयोग से धीरे धीरे अनुपजाऊ होती जा रही है। ठीक है, अगला प्रयास देखें तो इसी समय एक प्रकार से जीन रिवोल्यूशन, यानी कि एक प्रकार से कहें कि जीन क्रांति शुरू की गई, जीन क्रांति शुरू की गई, जीने रिवोल्यूशन। तो जीन क्रांति या जो जीने रिवोल्यूशंस है, इसके तहत क्या हुआ, जीवन जो हमारा जीन या जीने रिवोल्यूशंस है, इसके तहत जेनेटिक इंजीनियरिंग किसका कार्य हुआ, जेनेटिक इंजीनियरिंग का कार्य किया गया। और जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के तहत जो बीज हैं, उन बीजों को एक नई संकर प्रजाति तैयार करना, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के तहत बीजों की नई संकर किस्मों का आविष्कार करना होता है। यानी 2 किस्म के अगर फसलें हैं, बीज है, तो उसको मिलाकर उसकी क्वालिटी और वैरायटी को चेंज करना, यानी फसलों में क्रॉप्स के बीजों में जीन्स को ट्रांसफरेट करना। ठीक है ना, क्या कहलाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रिगार्डेड एज ए पावरफुल, ठीक है ना, सप्लीमेंट इज इन्वेटिंग न्यू, मतलब एक प्रकार से हाइब्रिड वैरायटीज, जो हमने पीछे बताया था हाई एल्डिंग वैरायटीज सीड या हाइब्रिड सीड्स के रूप में तैयार किया जाता है, जिसमें सीधे से याद रखना है कि 2 प्रकार के बीजों में जेनेटिक का, जीन्स का इंटरचेंज किया जाता है, इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। एक और प्रयास हुआ है कार्बनिक कृषि, कार्बनिक कृषि यानी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या है कि ऐसी कृषि जो जिनमें कारखानों में निर्मित जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और जो कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स हैं, उनका प्रयोग किए बिना जो कृषि की जाती है उसे कार्बनिक कृषि कहते हैं। समझ आ गया, यानी ऐसी कृषि जिसमें किसी फैक्ट्री में तैयार की गई, किसी कारखाने में तैयार की गई केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किए बिना जो कृषि की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक कृषि कहते हैं। तो कार्बनिक कृषि का भी इस समय प्रचलन किया गया, क्योंकि कार्बनिक कृषि जो होती है वो सबसे बड़ा है कि पर्यावरण पर उसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है या पर्यावरण पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला देखें तो जो हमारे किसान हैं उनकी इनकम, आय को ग्रोथ करने के लिए, आय को बढ़ाने के लिए एक नया प्रयास यह कहा गया कि जो भारतीय किसान हैं वो फूड क्रॉप्स के अलावा कुछ ऐसी क्रॉप्स तैयार करने पर अधिक बल दें जिनमें प्रॉफिट अधिक है, कैश अधिक है। जैसे कहा गया कि शस्य परिवर्तन करते हुए लोगों को फलों, फ्रूट्स की खेती करना, औषधीय पौधों यानी कि जो मेडिकल क्रॉप्स हैं जिनसे दवाइयाँ बनती हैं, ऐसे फसलों को तैयार करना, बायोडीजल तैयार करना जिसमें जेड्रोफा और जोजोबा आते हैं, जेड्रोफा और जोजोबा के पौधों को तैयार करना, फूल और सब्जियों, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स की खेती करने आदि पर जोर दिया जाता है कि ऐसी खेती जैसे शुगर कैन है, गन्ने की खेती करना, ऐसी क्रॉप्स पर अधिक बल दिया जाता है। यानी कि फूड क्रॉप्स के स्थान पर भारतीय किसानों को अपनी इनकम ग्रोथ करने के लिए यानी आर्थिक समृद्धि के लिए उन्हें कैश क्रॉप पर अधिक ध्यान देना चाहिए, यानी नकदी फसलों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इनका प्रोडक्शन करके वह अपनी आय को या इनकम का ग्रोथ कर सकते हैं। और अंतिम टॉपिक एक छोटा सा अलग से पार्ट है, इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं भूदान एंड ग्रामदान आंदोलन। तो हम लोग देखेंगे भूदान एंड ग्रामदान।
तो समझना है भूदान और ग्राम दान आंदोलन के जो फाउंडर हैं वो आपके विनोबा भावे हैं। ठीक है ना, आपसे पूछा जाए कि भूदान और ग्राम दान आंदोलन किसने शुरू किया, तो यह आंदोलन शुरू करने वाले व्यक्ति हैं विनोबा भावे। विनोबा भावे की बात करें तो यह महात्मा गांधी से बहुत अधिक प्रभावित थे। महात्मा गांधी ने भी विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी यानी कि एक प्रकार से स्पिरिचुअल, ठीक ना, इनको अपना स्पिरिचुअल उत्तराधिकारी या स्पिरिचुअल सक्सेसर नियुक्त किया था। तो ये याद रखना है कि कभी पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने किसे अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो इनके जो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे वह कौन थे? विनोबा भावे थे। तो विनोबा भावे महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। महात्मा गांधी का एक विचार था ग्रामोदय। महात्मा गांधी का विचार क्या था? ग्रामोदय यानी कि ग्राम स्वराज्य। ग्रामोदय यानी ग्राम स्वराज्य, ये महात्मा गांधी की विचारधारा थी। महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद विनोबा भावे ने पूरे देश में भ्रमण करके महात्मा गांधी के विचारों को फैलाने का संकल्प लिया और इसके लिए वह पूरे देश में अपनी यात्राएं करने, पैदल यात्रा करनी शुरू की। इसी यात्रा के दौरान जब वह आंध्र प्रदेश के एक स्थान जिसका नाम था पोचमपल्ली नामक स्थान पर लोगों को महात्मा गांधी के इस ग्राम स्वराज्य की विचारधारा से प्रेरित कर रहे थे या लोगों को इससे संबंधित विचार दे रहे थे, तभी वहाँ के किसानों ने विनोबा भावे से अपने लिए या कृषि के लिए भूमि की मांग की कि उन्हें कृषि करने के लिए उनके पास भूमि नहीं है और इस भूमि की उन्होंने मांग की। उस समय विनोबा भावे उन्हें कोई स्पष्ट उत्तर तो नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि यदि वह कृषि कार्य करना चाहते हैं तो वह गवर्नमेंट से यानी सरकार से आपके लिए सहकारी कृषि की बात करेगी। अगर आप सहकारी कृषि करने के लिए सहमत हों तो वह सरकार से बात करके इन भूमिहीनों के लिए सहकारी कृषि के लिए भूमि उपलब्ध कराने का काम करेंगे। तभी उस सभा में बैठे एक व्यक्ति जिनका नाम था पंडित रामचंद्र रेड्डी, श्री रामचंद्र रेड्डी कर दीजिए, उनका नाम क्या था? श्री रामचंद्र रेड्डी। और इन श्री रामचंद्र रेड्डी ने इसी सभा में यह घोषणा कर दी कि उनके पास 80 एकड़ भूमि है, 80 एकड़ भूमि है और वह 80 भूमिहीनों को, जो लैंडलेस किसान हैं, भूमिहीनों को भूमि वितरित करने का उन्होंने एक प्रकार से कहें कि भूमिहीनों को बांटने की उन्होंने अपनी पेशकश कर दी, या कहें उन्होंने कहा कि वह अपनी 80 एकड़ भूमि 80 किसानों को सौंपेंगे और इसी को जो है भूदान आंदोलन कहा गया, यानी इसी को भूदान रिवॉल्यूशंस के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के विचारों को जब यह फैलाते रहे, उसी विचारधारा में रामचंद्र रेड्डी से प्रभावित होकर और कुछ सरकारी पॉलिसीज का भी कारण था, क्योंकि आपको हमने पीछे बताया था भूमि सुधार कानून, जो भूमि को सुधारने के लिए लॉ लाए गए थे, उनमें से एक जमींदारी उन्मूलन था। उसी समय जमींदारी उन्मूलन का प्रावधान लाया गया कि जमींदारी समाप्त की जाएगी और उस भूमि को भूमिहीनों में बांटा जाएगा। तो बहुत से जमींदारों ने, जमींदार यानी लैंडलॉर्ड्स, बहुत से जमींदारों ने क्या किया कि सोचा कि भूमि तो हमारी सरकार के पास जाएगी ही, इससे अच्छा है कि हम इस भूमि को दान करके अपने नाम को ही ऊंचा कर लें। तो बहुत से जमींदारों ने अपने गांवों को, यानी गांव को पूरा का पूरा गांव को किसानों को दान करने की पेशकश कर दी और बहुत से जमींदारों ने अपने पूरे के पूरे गांव को लोगों में दान करना शुरू किया। इसे ग्रामदान कहा जाता है, ठीक है ना। तो भूदान और ग्रामदान आंदोलन के जनक विनोबा भावे हैं। ये आंदोलन शुरू कैसे हुआ? तो महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य प्रेरणा को फैलाने के लिए पदयात्रा कर रहे थे, तभी लोगों ने, भूमिहीनों ने उनसे भूमि की मांग की।
परिणाम रामचंद्र रेड्डी ने ऑफर किया कि उनकी 80 एकड़ भूमि है और वह 80 किसानों को देना चाहते हैं, वितरित करेंगे। इसी से भूदान आंदोलन चला और बहुत से किसानों ने, बहुत से लोगों ने जिनके पास अधिक भूमि थी, उन्होंने भूमिहीनों को अपनी ज़मीन को दान किया। साथ ही कुछ जमींदारों ने जमींदारी एक्ट से बचने के लिए या कहें कि विनोबा भावे के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने पूरे गांवों को दान किया, जिसे ग्राम दान आंदोलन के नाम से जानते हैं या ग्राम दान के नाम से जाना गया। अलग से एक चीज़ जानना है, आपसे पूछा जाए भूदान और ग्राम दान जो रिवॉल्यूशन है, इस रिवॉल्यूशन को और किस नाम से जानते हैं? तो भूदान और ग्राम दान रिवॉल्यूशंस को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है, यानी कि रक्तहीन क्रांति, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। तो आपसे पूछा जा सकता है, आपने कहीं पढ़ा है इतिहास में कि ब्लड रेस रिवॉल्यूशन, रक्तहीन क्रांति कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो पढ़ते थे इंग्लैंड में हुई थी। तो भारत में पूछा जाए कि भारत में किस क्रांति को रक्तहीन क्रांति यानी इंडिया में किस रिवॉल्यूशंस को ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है भूदान एंड ग्राम दान रिवॉल्यूशंस को, भूदान ग्राम दान रिवॉल्यूशंस को हम लोग रक्तहीन क्रांति यानी ब्लडलेस रिवॉल्यूशंस के नाम से जानते हैं। आज की वीडियो यहीं तक, ये आपका चैप्टर खत्म होता है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।